रात का वक्त, कोलकाता, एसआर मेंशन। शौर्य आराम से मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुखा रहा था। वह अभी शॉवर लेकर आया था। उसने सिर्फ ब्लैक कलर का लोवर पहन रखा था। उसने अपनी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना था। वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुखा रहा था। तभी उसकी नजर पीछे बेड पर बैठी देवांशी पर मिरर से ही पड़ती है। वो देवांशी को देख रहा था, जो गुस्से में लगातार बस उसे घूरे जा रही थी, जैसे आंखों ही आंखों से वो उसे कच्चा चबा जाएगी। शौर्य एक नजर ऐसे ही देवांशी को देखकर बिना पीछे मुड़े बोलता है, बोलो, क्या बोलना है? अब क्या आंखों से ही कच्चा चबाने का इरादा है? हमें खाना चाहती हो तो हम आ जाएंगे तुम्हारे पास, मना नहीं करेंगे। देवांशी उसे घूर कर देखते हुए बोलती है, आप सीरियस मोड पर ये रोमांटिक बातें तो बिल्कुल मत करा करिए। शौर्य उसे देखते हुए बोलता है, हम कहाँ रोमांटिक बातें कर रहे हैं? वो तो अपने आप हमारे मुंह से रोमांटिक बातें निकल जाती है, तो हम क्या करें अब? अब हमारा मुंह बोलता है कि हमें सिर्फ अपनी बीवी से रोमांटिक बातें करनी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? फिर दोबारा मिरर में अपने बालों को सेट करते हुए बोलता है, बताओ, क्या हुआ? क्यों घूर रही हो? अब ऐसी भी क्या बात हो गई भाई, जो तुम अपने पति को आंखों ही आंखों से कच्चा चबाकर खाना चाहती हो? देवांशी अपने हाथ फोल्ड करके सीने पर बांधकर शौर्य को घूरते हुए बोलती है, आप अच्छे से जानते हैं कि भाभी कहाँ पर है, फिर भी आपने हमें नहीं बताया ना। शौर्य, जो अपने बालों को सेट कर रहा था, उसके हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं। फिर वो अपने बालों को सेट करने लगता है और बिना देवांशी की तरफ मुड़े बोलता है, हाँ, हम जानते थे कि वो कहाँ पर है और हम क्यों बताएं। देवांशी अब बेड से उतरकर सीधे शौर्य के पास आ जाती है और उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर उसे देखते हुए बोलती है, अच्छा, क्यों नहीं बताएंगे आप हमें? हम आपकी वाइफी है और आप अच्छे से जानते हैं कि भाई की क्या हालत हो रही थी भाभी के चले जाने से। आप चाहते तो बता सकते थे, हम भाई को बता देते हैं, लेकिन नहीं, आपने नहीं बताया। आपको हमारे भाई को ऐसे दर्द में देखकर अच्छा लग रहा था ना, आपको बहुत मजा आ रही थी। शौर्य उसे देखते हुए बोलता है, व्हाट नॉनसेंस, हमें क्यों मजा आएगा और हम तुम्हें क्यों बताते? तुमने हमें बताया कि तुम्हारा भाई कहाँ है, हम उसे शराब की लत से दूर रखते, लेकिन नहीं, तुमने हमें नहीं बताया कि तुम्हारा भाई कहाँ है। अगर तुम बता देती तो तुम्हारा भाई शराब का इतना आदी नहीं होता, और दूसरी बात, हमें कोई शौक नहीं है उसे हट करने का। हमारी दुश्मनी एक तरफ है। हमें भी अपनी बहन के बारे में बहुत मुश्किल से पता चला, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग से पता था ना अपने भाई के बारे में, फिर भी तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। हमने तुमसे पूछा भी था कि रेदांश कहाँ है, लेकिन तुमने क्या कहा हमसे कि हमें नहीं पता। तुमने अपने हस्बैंड से झूठ बोला और तुमने तो एक बार भी हमसे नहीं पूछा था कि अर्चू कहाँ है, तो हम तुम्हें क्यों बताते? देवांशी शौर्य से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोलती है, भाभी कब वापस आ रही हैं, आप ये बताए हमें। शौर्य कुछ सोचते हुए बोलता है, जब उसका मन करेगा वो आ जाएगी। देवांशी वापस शौर्य को देखते हुए बोलती है, क्या मन करेगा भाभी का? आप शायद भूल रहे हैं कि भाभी प्रेग्नेंट है। वो 5th मंथ प्रेग्नेंट है। उनको देखभाल की जरूरत है और आप बोल रहे हैं कि जब उनका मन करेगा तब वो आ जाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? शौर्य उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, तुम्हारा भाई है ना उसकी देखभाल करने के लिए, वो करेगा आराम से। 2 महीने दूर रहा है अपनी बीवी से, तो अब अपनी बीवी की 3 महीने तक खिदमत तो कर ही सकता है। इतना बोलकर वो देवांशी के दोनों हाथों को पकड़कर उसे एक झटके में अपने करीब खींच लेता है। देवांशी उसे घूरते हुए बोलती है, आपका फिर रोमांटिक मूड ऑन हो गया? अभी हम सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, पहले बात खत्म हो जाए और उसके बाद। शौर्य उसकी बात बीच में काटते हुए बोलता है, अच्छा, बात खत्म हो जाएगी तो फिर हम रोमांस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से बात कंप्लीट करते हैं। देवांशी उसकी बात खत्म होने के बाद पर बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बात कंप्लीट होने के बाद हम सोएंगे। हमें नींद आ रही है बहुत तेज। शौर्य उसे देखते हुए बोलता है, कैसी बीवी हो तुम, यहाँ तुम्हारा पति रोमांस करने के मूड में है और तुम सारा मूड खराब कर रही हो। देवांशी उसे देखते हुए बोलती है, हम जैसे हैं वैसे ही सही है। आपसे तो ठीक ही है। आप ये बताएं कि आप भाभी को बुला रहे हैं, तो कब बुला रहे हैं? अगर आपने भाभी को नहीं बुलाया तो हम खुद उन्हें ढूंढने चले जाएंगे। शौर्य उसे कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोलता है, तो हमारी वाइफी हमें धमकी दे रही है, पर धमकी का कोई फायदा नहीं है। अर्चू अपनी मर्जी की मालकिन है, जब उसकी मर्जी होगी तभी वो यहाँ वापस आएगी।
वरना कोई उसे कितना भी कुछ भी कह ले, वो इंडिया वापस आने वाली नहीं है जब तक उसका मन नहीं होगा। देवांशी उसकी बात सुनने के बाद बोलती है, आपने जानबूझकर भाई को 2 महीने तक तड़पाया ना, जब आप जानते थे कि भाभी कहाँ है। आपने क्यों नहीं बताया? आप बता देते भाई को, तो भाई को इतनी तकलीफ नहीं होती। बोलिए ना अभी, बोलिए। शौर्य एक गहरी सांस लेता है और देवांशी को देखते हुए बोलता है, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई को तड़पाने का। अर्चू ने मना किया था उसे बताने से, इसीलिए हमने उसे नहीं बताया। उसकी खबर हम रखना चाहते थे, तो तुमने हमें खबर नहीं होने दी। खैर, हम उस चीज के लिए तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, पर तुम भी इस चीज के लिए नहीं लड़ोई कि हमने अर्चना के बारे में तुम्हें नहीं बताया, और ना ही अर्चू के इंडिया वापस आने के बाद। वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक यहाँ के काम और स्विट्जरलैंड के काम पूरे नहीं हो जाते। देवांशी कंफ्यूजन नजरों से उसे देखते हुए बोलती है, काम? कौन से काम? आप कौन से काम की बात कर रहे हैं? शौर्य देवांशी के गालों को दबाते हुए बोलता है, वाइफी, बहुत सी ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानती और हम तुम्हें बताना नहीं चाहते हैं। हम तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखना चाहते हैं। अभी हमारा रोमांस करने का मूड है, तो तुम हमारा मूड खराब मत करो। अर्चना और वेदांश की बाकी की जितनी भी बातें हैं, हम कल करेंगे। अब हमें रोमांस करना है, तुम हमारा मूड खराब करने की कोशिश मत करो। वो देवांशी को वही ड्रेसिंग टेबल पर बैठा देता है और उसके चेहरे की तरह झुकने लगता है। शौर्य की गहरी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करके देवांशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाता जा रहा था। अब देवांशी को शौर्य की गहरी सांस अपने चेहरे पर बिल्कुल करीब से महसूस हो रही थी। देवांशी की आंखें अभी भी बंद थी। शौर्य एक नजर देवांशी के चेहरे को देखता है और अगले ही पल उसके होंठ पर अपने होंठ रखकर उसे हल्के से किस करके दूर हो जाता है। देवांशी तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और शौर्य को देखने लगती है। शौर्य उसे देखते हुए बोलता है, यहाँ नहीं, हम बेड पर कंटिन्यू करेंगे। हमारी शादी को भी बहुत टाइम हो गया है, तो हमें भी तो अपनी बहन और जीजा को खुशखबरी देनी चाहिए ना। उन्हें भी तो बुआ और मामा बनना चाहिए ना। चलो हम लोग बेड पर चलकर कंटिन्यू करते हैं। देवांशी धीरे से बोली है, आज हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, किसी और दिन हम लोग कर लेंगे। प्लीज, आज नहीं, अभी बहुत ज्यादा हम थक गए हैं। शौर्य कुछ भी नहीं बोलता और देवांशी को अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। देवांशी उसे देख रही थी। उसकी चुप्पी उसे और भी ज्यादा परेशान कर देती थी, जैसे कि किसी तूफान के पहले के आने की शांति हो। शौर्य जब भी कुछ अलग या अनोखा करता था, वो ऐसे ही शांत रहता था। वो किसी के भी सवालों का जवाब नहीं देता था, और जो करता था तो अचानक सबके सर पर बॉम्ब फोड़कर करता था। शौर्य अब देवांशी के साथ क्या करने वाला था, ये कोई भी नहीं जानता था। शौर्य देवांशी को ले जाकर लेटा देता है और खुद भी उसके बगल में बेड पर लेट जाता है। वो उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। वही देवांशी अभी तक उसे देखे जा रही थी। शौर्य अभी तो कुछ वक्त पहले देवांशी को सब कुछ और ही बोल रहा था और अब शांति से आकर बेड पर लेट गया। शौर्य बिना आंखें खोले देवांशी से बोलता है, वाइफी, सो जाओ। अगर तुम नहीं सोओगी तो हम कुछ और करने के मूड में आ जाएंगे। तुमने मना कर दिया तो आज हमने छोड़ दिया, लेकिन अगली बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए चलो, जल्दी से आंखें बंद करके सो जाओ, नहीं तो हम फिर दोबारा अपने रोमांटिक मूड में आ जाएंगे। उससे डरते हुए देवांशी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी गुस्से में आसपास की रखी सारी चीजों को तोड़ रहा था। वो सारी चीज इधर से उधर फेंक रहा था। वो गुस्सा में बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ पल के लिए यहाँ से बाहर क्या गया, सब कुछ बदल गया। उसे उसके बारे में पता नहीं चल सकता, नहीं जान सकता वो उसके बारे में। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैंने उसे छुआ है, मैंने उसे देखा है। मेरी नजरों के अलावा उस पर कोई भी नजर नहीं डाल सकता। वो किसी के पास नहीं जा सकती, किसी की नहीं हो सकती। वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी का होने नहीं दूंगा। उसे मैं अपने पास वापस लाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मुझे उसे मारना पड़े या फिर जबरदस्ती अपने पास लाना पड़े या फिर उसके आशिक को मारना पड़े, मैं मारूंगा, लेकिन उसे अपने पास वापस जरूर लेकर आऊंगा। बोलते हुए वो उसका मेकअप का सारा सामान फेंक देता है और हर चीज तहस नहस कर देता है। उसने उसके सारे सामान को फेंक दिया था। अब वो सीधे वार्डरोब की तरफ बढ़ जाता है। वो वार्डरोब से कुछ कपड़े और कुछ सामान निकाल कर लाता है, उसे वो वही फर्श पर फेंक देता है। दिखने में वो किसी लड़की का सामान लग रहा था।
वो आदमी अपना लाइटर जलाकर एक झटके में उस सारे सामान के ऊपर फेंक देता है। वो सारा सामान जलने लगता है। वही अब उस जगह पर अलार्म भी बजने लगा था। शायद वो फायर ब्रिगेड अलार्म था। अलार्म की आवाज सुनकर उस कमरे के बाहर लोग आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस कमरे का दरवाजा खोल सके और अंदर जा सके। अंदर उस रूम में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। उस रूम में सिर्फ वही आदमी ही जा सकता था। उसके अलावा कोई भी उस रूम में नहीं जा सकता था। वो रूम बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उस रूम के दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ही धुआं आ रहा था। रूम के अंदर सिर्फ आग की लपटें उठ रही थी। वही वो आदमी जाकर बेड पर बैठ जाता है। उसके सामने आग की लपटें जल रही थी। वो आदमी बस एक टक आग को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो आदमी उसी बेड पर वैसे ही बैठे बैठे लेट जाता है और एक टक ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों के सामने एक लड़की की परछाई आ जाती है, जो मुस्कुराते हुए कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी और एक सीन में खूब मुस्कुराते हुए कुछ बच्चों के साथ बारिश के पानी में पार्क में नहा रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखों में काजल, बड़ी पलकें। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो आदमी वैसे ही सीलिंग को देखता रहता है और अगले ही पल अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस रूम में धुआं ही धुआं था, लेकिन जैसे उस आदमी को उससे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो आराम से उस रूम में लेटा हुआ था। वो आग की लपटें अब धीमी हो गई थी। अब वो आज ज्यादा तेज नहीं जल रही थी। थोड़ी देर बाद आग बुझ जाती है। आग बुझते ही वो आदमी अपनी आंखें खोल लेता है और एक झटके से बेड से उठकर सीधे बालकनी में चला जाता है। वो चांद को देखने लगता है। आज पूरा चांद निकला हुआ था। वो चांद को देखते हुए खुद से ही बोलता है, महबूबा, तुम्हारा आशिक तुम्हारे पास आ रहा है। तुमने अपने इस आशिक को बहुत ज्यादा तड़पाया है और अब नहीं। लोग कहते हैं मुझे आवारा आशिक, आवारा मजनू, आवारा दीवाना। ये आशिक तेरा आशिक सिर्फ तेरा ही आशिक, तेरा ही दीवाना है। तूने अपने इस आशिक को अपना दीवाना किया है। मैं तुझे पाकर रहूंगा। और रही बात तेरे उस आशिक, तेरे मजनू की, उसे मार दूंगा, तुझसे जुदा रखूंगा। सिर्फ अपने पास, अपनी बाहों में, तुझे अपनी मल्लिका बनाकर, तुम्हें अपने इस आशिक आवारा आशिक की मलिका, तुम हुस्न की मलिका हो और अपने इस आवारा आशिकी की तुम दिल की मलिका बनोगी। बहुत जल्दी ही तुम्हारा ये आशिक तुम्हें अपने पास ले आएगा। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। आई एम कमिंग माशूका। इंतजार करो माशूका तुम मेरा, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। कल मिलेंगे तुमसे, फेस टू फेस, तुम्हारी आंखों के सामने। मैं तुम्हारे उस आशिक को मार डालूंगा। बचपन से तुम्हें देखा है, तुम्हें ही चाहा है। तुम्हारे अलावा इन आंखों को किसी को देखने की तलब नहीं उठी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर उसने वो सब कुछ किया है। तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ सही तो कुछ गलत, लेकिन तुम्हारी इस आशिकी में सब कुछ सही है। उसने तुम्हें अपना बनाने के लिए ये सब कुछ किया है। सिर्फ तुम्हें अपना बनाने के लिए। वो फूल चांद को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था। एक लड़की का चेहरा, गोरा, बेदाग चेहरा, चांद की तरह खूबसूरत, आंखों में काजल, घनी पलकें। वो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो आदमी एक तक उस चांद को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी वाली मुस्कुराहट थी, जैसे वो कुछ शैतानी करने वाला हो। उसका दिमाग शैतानी तरीके से चल रहा था। नेक्स्ट डे, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की वादियां आज बहुत ही ज्यादा खुशनुमा थी। वहां का माहौल इतना ज्यादा खुशनुमा था कि जैसे दो प्यार करने वाले आज मिल गए हो। वहां स्नोफॉल हो रही थी और वहां पर बहुत सारे लोग स्कीइंग देख रहे थे। वहीं अर्चना विला की खिड़की से बाहर स्कीइंग करते हुए लोगों को देख रही थी। उसका भी बाहर जाने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन उसका वो खड़ूस पति उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। उसका साफ साफ कहना था कि अर्चना कहीं नहीं जाएगी। अर्चना घर के अंदर रहेगी और वो सिर्फ और सिर्फ अपना हुक्म चलाएगा। उसे अर्चना की और अपने बच्चों की सेफ्टी की बहुत ज्यादा चिंता थी। उस चक्कर में वो सिर्फ और सिर्फ अर्चना का खून जला रहा था। अर्चना वही बालकनी में खड़ी गुस्से से बाहर स्कीइंग करते हुए लोगों को देख रही थी और स्नोफॉल को भी, जो उसकी बालकनी में हो रही थी। वो खुद से ही बोलती है, हे दुर्गा माँ, आपको क्या जरूरत थी अभी स्नोफॉल करवाने की? जब मेरा पति यहाँ नहीं था तब आप स्नोफॉल नहीं करवा सकती थी। अभी ही आपको करवानी थी। ये मेरा जलकुकड़ा पति, वो पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गया। उसको हमारे बारे में पता नहीं कहाँ से पता चल गया, जो सीधे स्विट्जरलैंड आकर के धमक गया। इसमें हमारी क्या गलती थी दुर्गा माँ? हमें तो सिर्फ फॉरेन जाना था। हमारा कितना मन था कि हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड की वादियां में स्कीइंग करेंगे। लेकिन उस बेवकूफ ने हमें स्कीइंग नहीं करने दिया।
अब सिड के साथ साथ हमारा पति भी है जो हमें स्कीइंग के साथ साथ स्नोफॉल तक में नहीं जाने नहीं दे रहा। अरे, हमने थोड़ी ना बाहर जाने को बोला है। कम से कम बालकनी का गेट ही खोल दे तो हम बालकनी में स्नोफॉल को मजा ले ले। लेकिन नहीं, हमारे जल्लाद पति को तो हम पर जरा सा रहम नहीं आता कि जरा सा वो दरवाजा खोल दे और हम स्नोफॉल का मजा ले ले। उनसे तो देखा ही नहीं जाता। हमारी खुशियां उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। उन्हें तो सिर्फ हम पर हुक्म चलाना आता है। वो सिर्फ अपना हुक्म चलाना जानते हैं, सिर्फ हम पर हुक्म चलाएंगे। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेंगे। अभी भी हम पर हुक्म चला कर चले गए कि हम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तुम्हारा एक कदम भी इस रूम के बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो रेदांश की एक्टिंग करते हुए बोलती है। वही उसे ये होश नहीं था कि रेदांश आराम से पीछे खड़ा उसकी सारी बातें और उसकी सारी शिकायतें सुन रहा था। वो अपने गले पर हाथ रखकर अपना गला साफ करते हुए बोलता है, हो गई आपकी दुर्गा माँ से हमारी सारी शिकायत, या फिर और भी कोई शिकायत करनी है? अर्चना, जो रेदांश के आने से बेखबर थी, अचानक रेदांश के वहां आने से उसकी आवाज सुनने से वो सकपका जाती है और तिरछी नजरों से धीरे धीरे मुड़कर उसको देखती है, जो उसे ही घूरते हुए वहां देख रहा था। वो सीधा उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, हाँ तो आपकी गलती है ना। आप हमें स्नोफॉल में क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? हमें खेलना है। हमें स्नोफॉल में खेलना है। हम दूसरों को देखते रहेंगे बस। प्लीज प्लीज। वो उसके सामने जिद करते हुए बोल रही थी। वो बिल्कुल एक छोटी सी 5 साल की बच्ची की तरह लग रही थी। रेदांश खुद के मन में बोलता है, ये क्या हमारी बीवी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं। अभी 3 महीने बाद इन्हें खुद एक बच्चे पैदा करना है और ये यहाँ खुद ही बच्ची बनी हुई है। हे दुर्गा माँ, हम दो बच्चों को कैसे संभालेंगे? ये तो हमारी बड़ी सी बच्ची हैं और एक हमारा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हो जाएगा। हम दो बच्चों को कैसे संभालेंगे? थोड़ा हमारी बीवी में अकल दे दे ताकि वो बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दे, क्योंकि हम दो बच्चियों को नहीं संभाल सकते। अर्चना बिल्कुल उसके सामने आकर उसे घूरते हुए बोलती है, कहाँ खो गए आप? हम आपसे कुछ बोल रहे हैं ना। अर्चना के अचानक आ जाने से रेदांश हड़बड़ा जाता है और वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अर्चना उसके चारों तरफ घूमती है, फिर अपने दिमाग पर इंडेक्स फिंगर रखकर कुछ सोचते हुए बोलती है, ओह, तो आप ही दुर्गा माँ से हमारी शिकायतें कर रहे हैं। कर लो आराम से, दुर्गा माँ से हमारी शिकायत कर लीजिए। लेकिन वो क्या है ना, दुर्गा माँ सिर्फ और सिर्फ हमारी सुनेंगी। वो हमारे ज्यादा क्लोज है। हम उनके प्यो वाले भक्त हैं ना। आपके जैसे कॉपीराइट मिले हुए भक्त नहीं है ना, इसलिए हमारी सुनेंगी। इतना बोलकर अर्चना चुप हो जाती है। रेदांश उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगता है। अर्चना उसके सामने खड़े होकर कुछ सोचते हुए बोलती है, आपने आज ड्रिंक नहीं की? आपकी सुबह, दोपहर, शाम सब ड्रिंक से ही तो शुरू होती है। सुबह होते ही आपके हाथ में होती है बोतल की शराब। नो नो नो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, शराब की बोतल, जिसे आप उठते साथ ही बिना ब्रश करे या बिना फ्रेश हुए आप पी लेते हैं। या आप कैसे पी लेते हैं? वो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है, कितना गंदा लगता है। कितने सारे जर्म्स आपके मुंह से होते हुए आपके पेट में चले जाते हैं। लेकिन आपको क्या ही होगा, आप तो गम में डूबे आवारा मजनू पागल दीवाना की तरह है। बस सुबह दोपहर और शाम गटकते ही रहते हैं, गटकते ही रहते हैं, गटकते ही रहते हैं। अब आपको शराब की तलब नहीं हो रही। आपकी सुबह दोपहर शाम की महबूबा की, सॉरी सेकंड महबूबा, पहली महबूबा तो हम हैं ना। आपकी सेकंड महबूबा आपको बुला नहीं रही है। उसकी तरफ जाए, अपनी सेकंड महबूबा के पास जाएं। रेदांश अर्चना को कमर से पकड़कर एक झटके में अपने करीब कर लेता है। अर्चना सीधे उसके सीने से टकरा जाती है। रेदांश उसके चेहरे के पास आकर अपनी गहरी सांस से उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोलता है, नहीं, अब सेकंड महबूब के पास नहीं जाना। जब हमारी पहली महबूबा हमारे सामने है तो दूसरी महबूबा के पास जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी शराब की तलब आपकी तलब से ज्यादा थोड़ी ना है। आपकी तलब ज्यादा है हमें, और इन 2 महीनों में हमारी तलब आपके लिए और ज्यादा बढ़ गई है। और अब ये तलब बढ़ती ही जाएगी। अब ये तलब रुकने नहीं वाली है। ये तलब बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। वो उसके कानों में धीरे धीरे बिल्कुल मैग्नेटिक वॉइस में बोलता है और फिर उसके चेहरे के करीब बिल्कुल अपना चेहरा लाकर उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, आपने ही तो उस दिन कहा था, जब हमारी मुलाकात यहाँ स्विट्जरलैंड की इन प्यारी सफेद वादियों में हुई थी, और जब हम आपको अपने साथ इस विला यानी कि आरांश विला में लेकर आए थे, तब आपने ही तो कहा था कि हम तभी आपके पास आ सकते हैं और आपके साथ रह सकते हैं, जब हम अपनी दूसरी महबूबा यानी कि हमारी शराब को छोड़ते हैं।
और दूसरी लड़कियों से 100 फीट की दूरी पर रहे, जो कि हम 1000 फीट की दूरी पर रहते हैं। लेकिन शायद आपको हम पर भरोसा नहीं था। कहीं इन 2 महीनों में हम किसी और लड़की के पास तो नहीं चले गए, इसीलिए आपने हमसे ये बोला। खैर, हम आपको बता दें, हमारी जिंदगी में हमारी सिर्फ एक ही मोहब्बत है। वो तो दूसरी मोहब्बत आपने बना दी है। एक ही मोहब्बत है और वो है सिर्फ आप। और आप ही हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत रहेंगी। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी कही बात ही मान रहे हैं। अब आपकी बातें तो माननी पड़ेगी ना। पता नहीं आपका मूड किस दिन कब कहाँ सटक जाए और हमें सीधा उठाकर रूम के बाहर फेंक दे। भाई, आजकल कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी हमने सुना है प्रेगनेंसी में लड़कियों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। और पता नहीं आपको कब कौन से मूड स्विंग्स आ जाए और हम बेचारे पत्तियों को उनके सारे मूड स्विंग्स को, मतलब उनके सारे ऑर्डर्स को, उनके सारे कहे को पूरा करना पड़ता है। वेदांश एक सांस में ऐसा बोलता है। अर्चना उसे देखती है। वो उसे घूर रही थी। वेदांश की बातें उसे अच्छी भी लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आने वाली थी, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट को दबा जाती है और वेदांश से दूर हो जाती है। वो बालकनी की तरफ पलट जाती है और सामने उन वादियों को देखने लगती है। उसे बाहर उन वादियों में जाना था। उसे स्काइंग नहीं करनी थी। वो उसके बच्चे के लिए हार्मफुल हो जाता और कहीं उसे चोट वोट लग जाती। उसे बालकनी में जाकर स्नोफॉल देखनी थी। वो अपनी आस भरी नजरों से सिर्फ बालकनी को देख रही थी। तभी अचानक बालकनी का डोर खुल जाता है। अर्चना एक नजर उठाकर अपनी बगल में खड़े वेदांश को देखती है, जिसने उसके लिए बालकनी का डोर खोल दिया था। वो उसे देखकर मुस्कुरा देती है और जल्दी से उसे हग करते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच खडूसपति देव। और वो थोड़ा सा खुद को लिफ्ट करके वेदांश के गाल पर छोटी सी किस कर लेती है और सीधा बालकनी में चली जाती है। वो हल्का हल्का भाग रही थी। वेदांश फिर उसे देखते हुए परेशानी भरी आवाज में बोलता है, संभल कर। अर्चना एक नजर मुड़कर वेदांश को देखती है और फिर वो संभल कर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। वहां पर बहुत सारी स्नोफॉल थी। वो वही नीचे जमीन पर बैठकर स्नोफॉल को उठाकर उनसे खेलने लगती हैं। वो उनसे स्नोमैन बना रही थी और फिर उस स्नोमैन को तोड़ देती और दोबारा स्नोमैन बनाने लगती है। और फिर थोड़ी स्नोफॉल लेकर उनसे 2 बाल बना लेती है। उन दोनों बालों को अपने सिर में इधर उधर रखकर हंसते हुए वेदांश को दिखाने लगती है। वेदांश ये देखकर मुस्कुरा देता है और अपना सिर हाँ में हिला देता है। वो अर्चना को देख रहा था, जो आज बहुत ज्यादा खुश थी। उसने अर्चना के चेहरे पर बहुत दिनों बाद ऐसी मुस्कुराहट देखी थी। ये यूं बोले वो पूरे 2 महीने बाद, बल्कि उससे पहले भी बहुत कम हंसते हुए देखा था। वो जब अर्चना से मिला था तब भी बहुत कम ही उसने उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था। उसे देखकर आज लग रहा था वो आज पहली बार दिल से मुस्कुरा रही है। अर्चना उस स्नोफॉल को उठाकर एक बॉल बनाकर सीधे वेदांश के ऊपर फेंक देती है। वेदांश, जो अपने ख्वाबों में अर्चना के बारे में ही सोच रहा था, बॉल फेंकने से होश में आता है और अर्चना को देखता है, जो मुस्कुराते हुए दूसरा बॉल बनाकर उसे भी वेदांश के ऊपर फेंक देती है। वेदांश उस बॉल से बच नहीं पाता है और वो सीधा जाकर उसके फेस पर लगती है। अब वेदांश भी नीचे झुककर एक बहुत बड़ा सा बर्फ का गोला बना लेता है। लेकिन फिर उसके बाद उनको इतने बड़े गोले में से एक छोटा सा गोला बनाकर निकालता है और उसे अर्चना के ऊपर फेंकता है। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, ये तो चीटिंग है ना। आपके हाथ में इतना बड़ा गोला और हमारे हाथ तो छोटे से हैं ना। वो अपने हाथ दिखाते हुए बोलती हैं, अब हमारे हाथ में इतना बड़ा गोला कैसे आएगा। वेट, अभी रुके, हम पहले बहुत सारी बॉलर्स बना ले, फिर उसके बाद हम खेलेंगे। इतना बोलकर वो आराम से नीचे फर्श पर बैठ जाती है और छोटी छोटी स्नो बॉल बना लेती है और खड़े होकर सारी स्नो बॉलर्स अपने हाथ में ले लेती है और एक एक करके वेदांश के ऊपर फेंकने लगती है। वही वेदांश भी उस हमले का जवाब देते हुए उसके ऊपर बॉल से मार रहा था, लेकिन अर्चना बार बार उसके हर शॉट से बची जा रही थी। वो वेदांश को देखते हुए बोलती है, ना ना, हमें इतनी आसानी से स्नोबॉल से मारना इतनी आसान बात नहीं है। मिस्टर वेदांश ठाकुर उर्फ खडूसपतिदेव, हम इतनी आसानी से आपकी स्नोबॉल से हिट नहीं होने वाले हैं। ऐसा बोलकर वो दोबारा से वेदांश के ऊपर बॉलर्स मारने लगती है। वेदांश भी बदले में उसको स्नोबॉल से मार रहा था और अब वो अर्चना को लग रही थी। अर्चना अब गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, ये तो चीटिंग है ना। हम आपको मार सकते हैं लेकिन आप हमें नहीं मार सकते। ये गलत बातें मत करो। अगर किसी को कोई मारेगा तो वो सिर्फ हम मरेंगे। अर्चना वेदांश ठाकुर आपको, यानी कि हमारे पतिदेव खडूस पतिदेव और वेदांश ठाकुर को स्नो बॉल से मारेगी।
रेदांश ठाकुर जवाबी हमले में अपनी पत्नी यानी कि हमें अर्चना रेदांश ठाकुर को एक भी बॉल नहीं मारेगा, समझे आप। अब आप बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़े हो जाए। स्टैचू। अर्चना उसे अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए बोलती है। रेदांश भी बिल्कुल वहां स्टैचू बनकर खड़ा हो जाता है। अब अर्चना नीचे झुककर पहले बहुत सारी स्नोबॉल बना लेती है और फिर एक एक करके वो रेदांश को मारती है, लेकिन अपने ऊपर एक बॉल नहीं लगने देती है। रेदांश आराम से स्टैचू बना उसकी मार खा रहा था। वो इंसान जिससे पूरी दुनिया डरती थी। पूरी दुनिया में उसका खौफ था। किसी में हिम्मत तक नहीं थी कि उसके खिलाफ जा सके, यहाँ तक कि उस पर आंखें उठाकर उसे देख भी सके। हाथ उठाना तो दूर की बात थी, कोई उसे आंख उठा करके भी नहीं देख सकता था। पूरे एशिया में उसका दबदबा चलता था और यहाँ उसकी बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी, अपने मूड स्विंग्स की वजह से उसको स्नोबॉल से मार रही थी और वो आराम से खड़ा स्नोबॉल से मार खा रहा था। अर्चना बहुत देर तक उसे बॉल से मार रही थी। अब उसके हाथ से सारी बॉल्स खत्म हो गई थी। वही रेदांश स्टैचू बने बने तंग आ गया था। वो बॉल से अर्चना को मारने लगता है। वही अर्चना भी बॉल बना बनाकर जल्दी से रेदांश को मार रही थी। अब रेदांश उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अर्चना उससे बचने के लिए दूसरी तरफ भागने लगती है। वो आगे आगे भाग रही थी और रेदांश उसके पीछे पीछे था। लेकिन एक पल आता है जब रेदांश अर्चना को पकड़ लेता है और अर्चना को गोद में उठा लेता है। रेदांश ने उसे उठाया हुआ था और वो उसे गोल गोल घुमाने लगा था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन वही किसी की काली नजर उन पर पड़ जाती है। उनकी खुशियां उसे बर्दाश्त नहीं होती। एक काली परछाई उन्हें देख रही थी। वो सारे मोमेंट्स को अपने कैमरे में कैप्चर कर रही थी। वो उन्हें लगातार देखे जा रहे थे और अपने कैमरे में कैप्चर करे जा रहा था। वो उनके हर एक मूवमेंट को कैप्चर करता है। उनका स्नोबॉल से खेलने, उनका एक दूसरे से ऐसे हंस हंस के बात करना, रेदांश का अर्चना को ऐसे अपनी गोद में उठाना, वो सब कुछ उस कैमरे में कैप्चर कर रहा था। ये सब कुछ कैप्चर करने के बाद वो काली परछाई अपना फोन निकालती है और किसी को कॉल लगाती है। 2 रिंग जाने के बाद तुरंत ही दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया जाता है। फिर वो काली परछाई बोलती है, वो लोग हमें मिल गए हैं और एक वीडियो है वो हम आपको भेजते हैं। इतना बोलकर वो काली परछाई कॉल कट कर देती है और एक नजर अर्चना को देखकर वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सुबह का वक्त, कोलकाता, जाधवपुर यूनिवर्सिटी। तारा आराम से अपनी क्लास में बैठी हुई थी। वो बहुत महीनों बाद अपनी क्लास वापस आई थी, या यूं बोले कि वो यूनिवर्सिटी ही बहुत महीनों बाद आई थी। उसने लीव ले रखी थी अपनी प्रेगनेंसी की वजह से। उसकी प्रेगनेंसी की बात किसी को भी यूनिवर्सिटी में नहीं पता थी। वो आराम से अपनी सीट पर बैठी हुई थी। आज वो चुपचाप बैठी थी, क्योंकि मेघा थी नहीं उसके पास। मेघा तो राजस्थान में थी, वो भी मलंग के साथ, और आर्यन किसी काम की वजह से रसिया गया हुआ था। तारा के दोनों में से कोई भी दोस्त नहीं था। तारा चुपचाप अपनी सीट पर बैठी हुई थी। वो बिल्कुल शांत थी। तभी वहां पर किसी के कदमों की आहट आने लगती है। तारा, जिसका ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक पर था, किसी की कदमों की आवाज सुनकर वो अपना सर ऊपर करके देखती है, जहां पर देव बिल्कुल डैशिंग स्टाइल में अंदर की तरफ आ रहा था। उसने ब्लैक और ग्रे रंग का टक्सिडो सूट पहना हुआ था। वो उसमें काफी हैंडसम लग रहा था। उसने अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था और हाथों में घड़ी पहनी हुई थी। वो बहुत ही डैशिंग स्टाइल में अंदर आ रहा था। वही सब लड़कियों की नजर तो देव पर ही थी। तारा अच्छे से सब लड़कियों की नजर को देव पर महसूस कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वही सारी लड़कियां अपने हाथों में अपने चेहरे को टिककर बस एकटक देव को देखे ही जा रही थी। देव अंदर जाकर सीधे अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो एक नजर वहां बैठे सारे स्टूडेंट को देखता है। उसकी नजर तारा पर भी पड़ती है, लेकिन वो तारों को इग्नोर कर देता है। तारा उसकी तरफ देख नहीं रही थी, तो उसे पता ही नहीं था कि देव ने उसे इग्नोर किया है। उसकी नजर तो देव के हाथ पर थी, जिसमें से रिंग गायब थी, जो तारा ने अभी 2 दिन पहले ही उसकी रिंग फिंगर में पहनाई थी। वो खुद से ही बोलती है, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी आने से पहले रिंग निकाल दी। अभी सुबह तक तो पहनी थी हमारे सामने। ये आपने अच्छा नहीं किया मिस्टर देव ठाकुर। अभी हम इनसे पूछते हैं कि हिम्मत कैसे हुई हमारी दी हुई रिंग उतारने की, ताकि ये सारी लड़कियों के सामने सिंगल बने रहे और सारी लड़कियां इन्हें देखकर लाइन मारे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। इन्हें जवाब देना ही होगा। ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारी पहनाई हुई रिंग निकालने की इनकी हिम्मत भी कैसे हुई? अब देखिए हम क्या करते हैं। रुक जाओ, पहले हम पूछ तो ले कि इन्होंने रिंग निकाली क्यों।
इतना बोलकर वो अपने बैग से अपना फोन निकालती है और देव का नंबर ढूंढकर उसे मैसेज करने लगती है। वो मैसेज टाइप कर रही थी। मैसेज टाइप करने के बाद वो जैसे ही मैसेज सेंड करने का बटन दबाती है, तभी देव की नजर तारा पर पड़ जाती है। वो तारा को देखकर तेज आवाज में बोलता है, "What are you doing, मिस तारा? दिस इज ए क्लास, क्लास है, यहाँ पर फोन चलाना अलाउड नहीं है। अगर आपको फोन चलाना है तो चुपचाप से आप बाहर चली जाइए। मेरी क्लास में कोई भी फोन नहीं चला सकता है।" देव ने इतनी तेज कहा था कि सब स्टूडेंट की नजर तारा पर चली जाती है। तारा को बहुत ही ज्यादा एम्बारासमेंट फील होता है। वो घूर कर देव को देखती हैं, जिसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। वो स्ट्रेट फेस लेकर तारा को ही देखे जा रहा था। तारा धीरे से बोलती है, "आई एम सॉरी प्रोफेसर।" इतना बोलकर वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाती है। वही देव उन सारे स्टूडेंट को देखते हुए बोलता है, "स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कल एक टेस्ट लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप स्टूडेंट्स ने कितनी पढ़ाई की है।" टेस्ट को सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। सारे स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। उन सब स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट थोड़ी हिम्मत करके खड़े होकर बोलती है, "पर प्रोफेसर, कल टेस्ट, इतनी जल्दी आप कम से कम हमें थोड़ा टाइम तो दे प्रिपरेशन करने के लिए। टेस्ट कल ही होगा और नो मोर आर्गुमेंट्स।" इतना बोलकर वो प्रोजेक्टर ऑन करके सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। सारे स्टूडेंट पढ़ाई पर कम और देव पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। वहां पर जितनी भी लड़कियां थी, सबकी नजर देव के ऊपर ही टिकी हुई थी। किसी की भी नजर प्रोजेक्टर पर नहीं टिकी हुई थी। वही लड़के देव से जलन खा रहे थे। जो लड़कियां सिंगल थी, वो तो देव को ही देख रही थी। मंगल वाली लड़कियां भी, मतलब जिनके बॉयफ्रेंड भी थे, वो लड़कियां भी देव को देख रही थी। वही तारा के पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, जो बार बार उसे अपनी फिंगर से शायद बुलाने का इशारा कर रहा था। उसके बार बार ऐसे करने से तारा इरिटेट हो जाती है और मुड़कर उस लड़के को देखती है। वो लड़का भी दिखने में काफी हैंडसम था, लेकिन तारा को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि तारा के पास खुद ही इतना हैंडसम बंदा था। तो उसके सामने ये सारे लड़के फीके थे। वो उससे बोलती है, "व्हाट हैपेंड?" वो लड़का तारा को देखते हुए बोलता है, "यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तुम पूरे 5 महीने बाद यूनिवर्सिटी वापस आए हो। वैसे तुम कहाँ गई थी, पर जहाँ भी गई हो, वहां से आने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो।" तारा उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। देव, जो पढ़ा तो सारे स्टूडेंट को रहा था, लेकिन उसकी नजर तारा पर ही टिकी हुई थी। वो अपना डस्ट टेबल पर मारते हुए गुस्से में बोलता है, "व्हाट हैपेंड एम्स तारा? अभी हमने आपको बोला है कि हमारी क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। पहले तो आप फोन चला रही थी और अब आप बातें कर रही हैं। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास।" तारा उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर डर जाती है। इतनी तेज आवाज सुनकर उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो नम आंखों से देव को देखने लगती है, लेकिन देव अभी भी अपने गुस्से वाले चेहरे के साथ तारा को देख रहा था। तारा अपना बैग उठाकर एक नजर नम आंखों से देव को देखती है और वहां से जैसे ही एक कदम बढ़ाती है, पीछे बैठा लड़का तारा का हाथ पकड़ लेता है और उसको रोकते हुए बोलता है, "प्रोफेसर, यू कांट थ्रो माई गर्लफ्रेंड आउट ऑफ द क्लास लाइक दिस।" देव अपनी आंखें छोटी करके उस लड़के को देखने लगता है। फिर उसकी नजर तारा के हाथ पर जाती है, जिसे उस लड़के ने पकड़ा हुआ था। तारा का अब रोने का मन कर रहा था। अभी तक तो सिर्फ उसकी आंखें नम थी, अब उसका रोने का मन कर रहा था। वो कहीं अपना सर पिट लेना चाहती थी। वो खुद से ही बोलती है, "ये कैसा बेवकूफ इंसान है, जो हमारे ही पति के सामने हमें खुद की गर्लफ्रेंड बता रहा है।" तारा घूर कर उस लड़के को देखती है और फिर जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने को होती है, वो लड़का तारा को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तारा देव को देख रही थी। वो चुपचाप गुस्से से, जलती हुई निगाहों से उसे ही घूरे जा रहा था और उसकी नजर बार बार तारा के हाथ पर जा रही थी। तारा को अब रोना आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि अब पता नहीं देव उसका क्या करेगा। उसका तो ठीक है, पता नहीं उस लड़के का वो क्या करेगा। तारा एक झटके में उस लड़के से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे घूर कर देखते हुए बोलती है, "What are you saying, Namit? I am not your girlfriend or can leave my hand." इतना बोलकर वो तेज कदमों से सीधे रूम के बाहर निकल जाती हैं। वही देव अपनी जलती हुई निगाहों से नामित को देख रहा था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, "नमित, गो बैक टू योर सीट।" नमित चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। नमित देव से पंगा नहीं ले सकता था। देव पूरे कॉलेज में फेमस था कि जो भी स्टूडेंट उससे बदतमीजी करता था, अगले दिन वो इस यूनिवर्सिटी में दिखता ही नहीं था। यूनिवर्सिटी में क्या, वो इस स्टेट में ही नहीं दिखता था।
पता नहीं वो कहाँ चला जाता था। या तो वो स्टेट छोड़कर चला जाता था, या फिर शायद उसका नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा दिया जाता था। नमित तारा के सामने खुद को हीरो बनाने के चक्कर में तारा को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन अब वो हीरो से जीरो बन गया था और सारे स्टूडेंट उसकी बेवकूफी पर अपना सर हिला देते हैं। अब नमित ने देव से पंगा ले लिया था। अब पता नहीं उसका क्या होगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ देव ही जानता था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और अगले ही पल वो अपनी मुस्कुराहट छुपा लेता है। वो दोबारा उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगता है। वही तारा जो बाहर गुस्से में ग्राउंड पर बैठी हुई थी, वो अकेले वहां पर बैठी हुई थी। वो गुस्से में बोलती है, प्रोफेसर अपने आप को समझते क्या है? हमारी तारा की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती कर दी, हमें एम्बारासमेंट फील कराया और उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी दी हुई अंगूठी उतार कर रखने की। इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम इतने प्यार से उनके लिए अंगूठी लेकर आए थे और उन्होंने क्या किया, हमारी अंगूठी निकाल कर रख दी। आई विल नॉट लीव योर प्रोफेसर, आई विल नेवर बेग यू। बोलते हुए उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई थी। उसे बार बार देव का हाथ नजर आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार सिर्फ उसका हाथ नजर आ रहा था, जिसमें तारा की पहनाई हुई रिंग नहीं थी। वो खुद से फिर से बोलती है, इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, इनसे हम बात नहीं करेंगे। हम अपने मायके चले जाएंगे, भाई के पास चले जाएंगे, लेकिन हम उनके पास नहीं जाएंगे। हम यहीं से भाई के पास चले जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। उन्होंने सबके सामने, पूरी क्लास के सामने चिल्लाया ना। प्रोफेसर ने चिल्लाया हम पर, अपनी बीवी पर। माना कि यूनिवर्सिटी में किसी को भी नहीं पता है, तो क्या ये पूरी यूनिवर्सिटी के सामने हमारी बेइज्जती करेंगे? क्यों चिल्लाया इन्होंने हमें और एक और टेंशन डाल दिया है हमारे सर पर। अब इनको टेस्ट भी लेना है। टेस्ट तो लेना है, लेकिन हमें तो क्लास से बाहर ही निकाल दिया, तो हम टेस्ट कैसे देंगे? हद है यार। वो खुद से ही बोलती है। वो एक नज़र अपने फोन पर देखती है, जिसमें टाइम हो गया था देव की क्लास खत्म होने का। वो बहुत जल्दी से अपनी जगह से उठती है और जल्दी जल्दी देव के केबिन की तरफ जाने लगती है। वो जल्दी जल्दी जा रही थी। उसे देव से मिलना था और देव से जानना था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी पहनाई हुई रिंग उसने कैसे उतार दी, उसने इतनी प्यार से पहनाई थी। वो केबिन के बाहर खड़ी थी। वो एक गहरी सांस लेती है और सीधे केबिन का दरवाजा खोल देती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एसआर मेंशन, देवासी आराम से बेड पर बैठी हुई थी। वो अपना फोन यूज कर रही थी। तभी उस रूम का गेट खुलने की आवाज आती है। वो अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके गेट की तरफ देखती है, जहां पर शौर्य खड़ा हुआ था। वो सीधे अंदर आ जाता है। वो देवांशी को कुछ नहीं बोलता और सीधे कपबोर्ड की तरफ जाकर उसे खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगता है। वो कुछ ढूंढ रहा था और सारा सामान इधर उधर फेंक रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो कबर्ड छोड़कर अब ड्रॉवर्स पर आ जाता है। वो उन्हें खोल रहा था और वहां की चीजों को चेक कर रहा था, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। शौर्य अब बेड के पास रखी टेबल को भी चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहां पर भी कुछ नहीं मिलता। देवांशी बहुत देर से उसकी हरकतों को देख रही थी। वो शौर्य से पूछती है, क्या हुआ अभी, आपको क्या चाहिए? आप बताएं क्या ढूंढ रहे हैं? लेकिन शौर्य कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप अपना सामान ढूंढने लगता है। वो इधर उधर सारे सामान को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिल रही थी जो वो ढूंढ रहा था। इस चक्कर में उसने पूरे रूम को तहस नहस कर दिया था। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। देवांशी अब उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से पूछती है, क्या हुआ, आप हमें अभी बताएं कि आप ढूंढ क्या रहे हैं? शौर्य उसकी तरफ मुड़कर उसे देखते हुए बोलता है, वाइफ, हमारी एक ब्लू कलर की फाइल थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। उसकी आज मीटिंग है और वो फाइल हम ले जाना भूल गए थे, लेकिन अब हमें कहीं भी नहीं मिल रही है। क्या तुमने देखा है? देवांशी उसे देखते हुए बोलती है, बस इतनी सी बात, आपको नहीं मिल रही थी तो हमें बताना चाहिए ना, हम आपको ढूंढ कर देते। इतनी देर से हम पूछ रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। रुके, ला कर देते हैं। इतना बोलकर वो कपबोर्ड की तरफ जाती है और उस कपबोर्ड को खोलकर वहां से एक फाइल निकाल कर शौर्य के हाथ में देते हुए बोलती है, ये लीजिए आपकी फाइल। और फिर एक नजर रूम को देखते हुए बोलती है, आपको जो चाहिए वो हमसे मांग लिया करिए, प्लीज। रूम को ऐसे मत फैलाया करिए, हमारा काम बढ़ा देते हैं आप। शौर्य उसके चेहरे पर झुककर उसका गाल पर छोटी सी किस करते हुए बोलता है, आप सच में बहुत अच्छी है, आपने हमें कंगाल होने से बचा लिया।
आज तो आप लीव पर है, लेकिन कल से ऑफिस आ जाना, वरना पता नहीं हमारा क्या होगा। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आप पर डिपेंड से हो गए हैं हम। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर 1 मिनट बाद वो दोबारा वापस आता है और देवांशी को देखते हुए बोलता है, शाम को हमें एक पार्टी में जाना है। हम शाम तक आपकी ड्रेस भिजवा देंगे। आप वो ड्रेस पहनकर रेडी रहना। हम आपको आकर पिक कर लेंगे। इतना बोलकर शौर्य वहां से चला जाता है। देवांशी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई थी। उसके हाथ अपने आप अपने गाल पर चले गए थे। वो अपने गाल को छूकर देखती है, फिर अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। उसे शर्म आ रही थी। फिर अपने हाथों को अलग करके खुद से बोलती है, पार्टी, लेकिन आज शाम की पार्टी में कहाँ जाना है? हब्बी ने पहले नहीं बताया और अचानक अब जाकर के बोल रहे हैं। अभी हमें तो पूरा रूम साफ करना है। वो एक नज़र उस रूम को देखती है और फिर अपने काम में लग जाती है। शाम का वक्त, राजस्थान का शहर उदयपुर। उदयपुर में बनी एक बड़ी सी हवेली, जहां पर बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा था और आना जाना लगा हुआ था। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर किसी की शादी का प्रोग्राम हो रहा हो, या फिर कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा हो, जिसके लिए वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी। वो पूरी हवेली आज सजाई गई थी। वो उदयपुर की सबसे बड़ी हवेली, शहरावत हवेली, उदयपुर पर राज करने वाले, जो पहले उदयपुर पर राज करते थे। लेकिन उनका वारिस सिर्फ एक था, सिर्फ एक ही वारिस था, जो पूरे उदयपुर को चलाता था। वही उस वारिस की एक बहन थी, जो बचपन में ही लापता हो गई थी। उसका पता नहीं था कि वो कहाँ गई, कहाँ है, मर गई या जिंदा है। किसी को कुछ नहीं पता था। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। उसका कुछ भी पता नहीं चला। वही इस हवेली के एक बड़े से कमरे में एक आदमी खड़ा हुआ था। वो कमरा दिखने में बिल्कुल एक शाही महल जैसे बना था। वहां पर बेड के आसपास नेट की चादर बड़ी हुई थी। वहां पर हर एक चीज पुराने जमाने जैसी थी। वही वो आदमी बाहर की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। वो बाहर की तरफ देखता रहता है। उसकी आंखों में कुछ आता है और वो उसकी आंखों से तुरंत ओझल हो जाता है। वो डूबते हुए सूरज को देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। बहुत सारी चीजें उसकी आंखों में किसी सीन की तरह चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं था। वो एक तक बस सामने देख रहा था। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो कोई लड़की थी। वो उसके बगल में खड़े होते हुए बोलती है, रुद्राक्ष, कब तक आप रोजाना यहाँ खड़े होकर एकटक इस डूबते सूरज को देखते रहोगे, उसे याद करते रहेंगे? हमें नहीं पता कि वो कैसी थी, कैसी दिखती थी, आपके कितने ज्यादा क्लोज थी। हमें नहीं पता, लेकिन हमसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। आपका हर वक्त, हर रात, इस वक्त ऐसे ही उदास हो जाना और एक तक यहाँ पर खड़े हो जाना, किसी से नहीं मिलना, कब तक रुद्राक्ष, कब तक चलेगा? आपको पता है ना, आज यहाँ पर वो आ रहा है। फिर भी आप यहाँ पर ऐसे खड़े हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमें पता है आपको उनके जाने का बहुत ज्यादा गम है। आपने उन्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन्हें ढूंढना बंद कर दें, लेकिन हमसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। आपका रोजाना ऐसे उदास हो जाना और आपका रातों को उठकर रोना। आपको क्या लगता है कि हमने आपको रोते हुए नहीं देखा? हर रात आपकी आंखों में आंसू देखे हैं। उस गम को छुपाने के लिए आप सिगरेट पीते हैं। हमने आपको सिगरेट पीने से मना नहीं किया, बट आपका यूं उदास होना हमें नहीं अच्छा लगता। हमें दर्द होता है आपका ये दर्द देखकर। प्लीज खुद को नॉर्मल करिए। वो आधे घंटे में यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्लीज खुद को नॉर्मल कर लीजिए। वो आपको ऐसे उदास देखेंगे तो और भी ज्यादा उदास हो जाएंगे। वो आप दोनों के करीब थे, लेकिन अफसोस हम कभी उन्हें नहीं देख पाए। प्लीज प्लीज हमारी खातिर अपनी उदासी छोड़ दें आज के लिए। रुद्राक्ष, जो बहुत देर से उस लड़की की बात सुन रहा था, वो उसकी तरफ मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखते हुए बोलता है, वैदेही, हम कैसे कैसे हम उनके बारे में सोचना भूल दे, कैसे बंद कर दी उनके बारे में सोचना। आपको पता है कि वो सिर्फ 5 साल की थी जब यहाँ से गायब हो गई थी। इसी वक्त शाम के समय बाहर सूरज डूब रहा था और अचानक हमें खबर मिलती है कि वो पता नहीं कहाँ चली गई। पूरी हवेली में नहीं मिली और आपको पता है, हम उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे और इस पूरे उज्जैन की रियासत हमारे हाथों में थी। सिर्फ 12 साल के, 12 साल से हमेशा रियासत को संभाला है, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पाए। इस बात का हमें हमेशा गम रहेगा कि वो कहाँ चली गई थी उस दिन और हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए। आपको पता है आज पूरे 15 साल हो गए हैं उन्हें गायब हुए, लेकिन आज तक हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए।
वो हर महीने आते हैं हमसे पूछने कि हमें वो मिली, लेकिन हम उन्हें क्या जवाब दें कि वो नहीं मिली। हम क्या बोले उन्हें, आपको पता है ना, वैसे ही हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपने देखा है हमें यूं उनके लिए रातों को जाग कर रोते हुए। वो उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। उसकी वो ब्राउन आईज नम थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी स्ट्रेट था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। शायद वो अपने इमोशंस अपने चेहरे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। वो अपने इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ अपने आंखों के जरिए ही जाहिर कर पाता था। तभी वहां पर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। रुद्राक्ष और वैदेही एक साथ वहां बाहर देखते हैं, जहां पर कुछ गाड़ियां लाइन से आकर रुकी थी। उन गाड़ियों को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये गाड़ियां किसकी है। वैदेही रुद्राक्ष को देखते हुए बोलती है, अब आप खुद को नॉर्मल करिए, आप ऐसे उनके सामने नहीं जा सकते और वो यहाँ पर सिर्फ हमसे ही मिलने आए हैं। आपको पता है ना, उनके यहाँ पर आपके और हमारे अलावा कोई भी नहीं है, चलिए। रुद्राक्ष गहरी सांस लेता है और खुद का नॉर्मल करता है। वो लोग जैसे ही नीचे जाते हैं, वहां पर एक लड़का और लड़की खड़े हुए थे। उस लड़के ने नॉर्मल सी ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। वही उस लड़की ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो एकटक उस पूरी हवेली को देख रही थी। वो हवेली राजस्थान वाली हवेली से बिल्कुल अलग थी। वो हवेली राजस्थान वाली हवेली से थोड़ी छोटी थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा छोटी नहीं थी। वो अपने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वहां गेट का डिजाइन बिल्कुल पुराना था, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो लड़की बस एकटक हवेली को देख रही थी। तभी रुद्राक्ष और वैदेही उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों ही एकटक उस लड़की को देख रहे थे। फिर उसके बगल में खड़े लड़के को देखते हुए रुद्राक्ष उससे हाथ मिलाते हुए बोलता है, तो फाइनली मलंग राजावत को राजस्थान आने की फुर्सत मिल गई। जहां मलंग राजावत हर एक महीने में राजस्थान आता था और हमारे इस हवेली में आता था हमसे मिलने, और अब वो पूरे 2 महीने बाद आ रहा है। क्या बात है मलंग, पूरे 2 महीने बाद? और फिर आंखों ही आंखों में मलंग से उस लड़की के बारे में पूछता है। मलंग अपने बगल में खड़ी मेघा को एक नजर देखकर, उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटाते हुए बोलता है, मीट माई वाइफ मेघा मलंग राजावत। मलंग के मुंह से वाइफ सुनकर रुद्राक्ष और वैदेही शौक हो जाते हैं। वो शौक से मलंग को देखने लगते हैं। मेघा उन लोगों को देखती है, फिर वो मलंग को घूरते हुए देखती है कि वो कैसे उसे किसी की भी सामने ऐसे कमर से पकड़ सकता है, वो भी 2 अनजान लोगों के सामने। फिर अपनी पूरी बत्ती सी चमकाते हुए सामने खड़े दोनों लोगों को देखती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलती है, हेलो आई एम मेघा। वैदेही भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला लेती है और मुस्कुराते हुए ही बोलती है, आई एम वैदेही रुद्राक्ष सिंह सहरावत। मेघा एक्साइटेड हुए बोलती हैं, आपका नाम तो कितना बड़ा है, रुद्राक्ष सिंह सहरावत, ये शायद आपके पापा या फिर आपके हस्बैंड का नाम होगा। वो वैदेही को देखते हुए बोलती है। वैदेही उसकी बात पर मुस्कुरा देती है और बोलती है, जी हाँ, ये हमारे हस्बैंड का नाम है और ये बगल में खड़े हैं हमारे हस्बैंड रुद्राक्ष सिंह सहरावत, उदयपुर के करता धरता, उदयपुर की सारी भाग दौड़ इन्हीं के हाथ में है। बातें तो होती रहेंगी, सबसे पहले आप लोग चलकर बैठिए तो। इतना बोलकर वो उन दोनों को हाल में ले आती है और उन्हें बैठने को बोलती है। मलंग बैठ रहा होता है कि तभी वैदेही उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलती है, आप जरा हमारे साथ चलेंगे, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मेघा की नजर मलंग के हाथ पर जाती है, जिसे वैदेही ने पकड़ा हुआ था। मेघा घूरकर उन्हें देखती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। वैदेही मलंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। वही मेघा उन्हें बस जाते हुए देख रही थी। तभी वहां पर एक नौकरानी आ जाती है और मेघा की तरफ एक ट्रे बढ़ा देती है। मेघा को इस वक्त जूस की काफी जरूरत थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा सफर करके थक गई थी। वो तुरंत जूस का ग्लास ले लेती है और पीने लगती है। फिर उसे थोड़ा सा एम्बारासमेंट फील होता है, क्योंकि वो कैसे अकेले जूस का ग्लास, वो भी इतनी जल्दी जल्दी पी सकती है। वो जूस का गिलास अपने होठों से अलग कर लेती है और फिर उसके बाद रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोलती है, आप यहाँ इतने आराम से बैठे हैं और आपकी बीवी वहां पर किसी और लड़के के साथ, आई मीन मेरे हस्बैंड के साथ, बिल्कुल अलग जाकर बात कर रही है और आपको जरा से भी जेलसी नहीं हो रही। रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोलता है, नहीं, हमें तो कोई जेलसी नहीं हो रही। फिर कुछ सोचकर बोलता है, क्यों, आपको जेलसी हो रही है? मेघा जूस को पीते हुए बोलती है, क्यों, हमें क्यों जेलसी होगी? वो चाहे जो कुछ भी करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वो दोबारा से जूस पीने लगती हैं। वही रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुरा देता है।
वो बार बार चोर निगाहों से मेघा को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैदेही हाथ बांधे मलंग के सामने खड़ी थी। मलंग बस एकटक उसे देखे ही जा रहा था। वैदेही बस उसे गुस्से में घूरे जा रही थी। मलंग अपना सर नीचे झुका लेता है और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखते हुए बोलता है, क्या हुआ है, आप हमें ऐसे क्यों घूर रही हैं? आखिर हुआ क्या है, हमने क्या कर दिया? वैदेही उसे देखते हुए बोलती हैं, आप इतना बड़ा कांड करके आए हैं और आप बोल रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया है? आपने हमसे क्या बोला था कि आप चांद से प्यार करते हैं और आप चांद से ही शादी करेंगे? हम आपको शादी करने के लिए फोर्स ना करें, यही बात आपने हमसे बोली थी ना, तो फिर ये सब क्या है? हमने सिर्फ आज तक आपके और रुद्राक्ष दोनों के मुंह से सुना है कि चांद बिल्कुल चांद जैसी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती में कोई निशान नहीं था। वो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थी। आप यही बोलते थे ना, आपकी चांद इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। मलंग अपना सर उठाकर सामने खड़ी वैदेही को देखता है और बोलता है, हाँ, तो हम कब मना कर रहे हैं कि हमारी जान उस चांद की खूबसूरती से कम है? हमारी जान अभी भी उस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। वैदेही उसे घूरते हुए बोलती है, तो फिर ये क्या है? आप किसी और लड़की से शादी करके आ गए। मलंग उसे देखते हुए बोलता है, आप जानती हैं ना, हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो आप प्लीज हमसे सवाल मत करिए इस वक्त। वैदेही उसे घुका देखते हुए बोलती है, मलंग, आपने जो कुछ भी किया, जो भी किया, हमने आपको कुछ भी नहीं कहा। आपने बाबा सास से नफरत करी, हमने तब भी आपसे कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि आपको चांद से प्यार है, हम आपको शादी के लिए फोर्स नहीं करें, तब भी हमने आपसे कुछ भी नहीं कहा। आपने कहा कि जब तक आपको चांद नहीं मिलेगी, आप किसी से भी शादी नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी उम्र गुजर जाए, लेकिन आप शादी नहीं करेंगे। शादी करेंगे तो सिर्फ चांद से ही करेंगे। हमने तब भी आपसे कुछ नहीं कहा। आपने कहा आपको सिंगर बनना है, आपको सिंगिंग में अपना करियर बनाना है। आप राजस्थान छोड़कर चले गए, महल छोड़कर चले गए, यहाँ से कोलकाता में रहने लगे, तब भी हम आपसे कुछ नहीं बोले। उस दिन आपने कहा कि आप हर महीने हमसे मिलने आएंगे, हम तब भी शांत रहे, तब भी हमने आपसे कुछ नहीं कहा। आप 2 महीने तक यहाँ नहीं आए, तब भी हमने आपसे शिकायत नहीं की कि आप यहाँ क्यों नहीं आए। लेकिन मलंग, हमें इस चीज के बारे में जानना है। आपने हमसे बोला था, आपने कितनी जिद करी थी, आपको याद है ना? आपने हमसे जिद की थी और आपने हमसे लड़ाई भी करी थी कि आप चांद से ही शादी करेंगे। हमने चांद को नहीं देखा, हम उस वक्त 10 में पढ़ाई कर रहे थे। हमने नहीं देखा चांद को। चांद कैसे दिखती है, चांद कैसे नहीं दिखती है? आपने हमें जो बताया, हमने वही माना। लेकिन हमें आपकी इस शादी का जवाब चाहिए और हम आपकी वो बात नहीं भूले हैं कि आप जो करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हमें उस वजह के बारे में जानना है। मलंग उसे देखते हुए बोलता है, दीदी, आप जिद क्यों कर रहे हैं? हम आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं। मजबूरी है हमारी, आप हमारी मजबूरी तो समझिए। हाँ, हमने मेघा से शादी की, लेकिन उसके पीछे वजह है, बहुत बड़ी वजह। आपको जिस दिन वो वजह पता चल जाएगी, आप हमसे उस दिन ये सवाल नहीं करेगी। वैदेही अपना सरनामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं, हमें वजह आज ही जाननी है और अभी ही जाननी है। हम उस दिन तक का वेट नहीं कर सकते। हमें वजह जाननी है। हम वजह जाने बिना नहीं यहाँ से जाएंगे और ना ही आपको जाने देंगे। आज हम अपनी बड़ी बहन होने का फर्ज निभाएंगे। हमें वो वजह जाननी है और आप हमें बताएंगे वो वजह, वरना हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मलंग वैदेही को देखते हुए बोलता है, दीदी, आप क्यों जिद कर रही है? आपको पता है ना, हम जो चीज नहीं बताते तो वो नहीं बताते। फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? वैदेही जल्दी से मलंग का हाथ अपने सर पर रखकर बोलती है, मलंग, आपको हमारी कसम है, आपको बताना होगा कि आपने मेघा से शादी क्यों की है और वजह क्या है। वो बड़ी वजह, जितने भी बड़ी वजह है, हमें जानना है। कोलकाता, जादवपुर यूनिवर्सिटी। तारा अपने में ही बड़बड़ाती हुई देव के केबिन की तरफ बढ़ रही थी। वो जैसे ही देव के केबिन का दरवाजा खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अंदर केबिन में एक लड़की थी, जो देव के सामने बैठी हुई थी। देव उसकी बुक में देखकर उसे कुछ समझा रहा था। वही वो लड़की पूरी तरीके से टेबल के ऊपर झुकी हुई थी। उसे लड़की ने रिवॉल्विंग टॉप पहना हुआ था और झुकने की वजह से उसकी क्लीवेज आधी साफ दिख रही थी। ये नजारा देखकर तारा के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वो एक बार फिर जोर से दरवाजा खोलती हैं। इतनी जोर से दरवाजा खुलने की वजह से देव और वो लड़की दोनों गेट की तरफ देखने लगते हैं, जहां पर तारा खड़ी हुई थी। वो गुस्से में देव को ही घूरे जा रही थी। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी।
वो गुस्से में खुद से ही बोलती है, हम पहले अंदर आए तो ये इतने ज्यादा बिजी थे कि दरवाजा खुलने की आहट ही नहीं सुनी। इनको तो हम बाद में बताते हैं। वो पहले देव को देखती है, फिर उस लड़की को, जो तारा के अंदर आने की वजह से। वो लड़की अपनी जगह पर ढंग से बैठ जाती है और अपने कपड़े ठीक करने लगती है। लेकिन देव ने तो एक नजर भी उस लड़की को नहीं देखा था। उसकी नजरें तो बस तारा पर ही टिकी हुई थी, जो गुस्से में आंखों में आग लिए बस उसे ही घूरे जा रही थी। उसका बस चलता तो वो अपनी आंखों से ही देव और वो लड़की दोनों को ही जला देती। वो गुस्से से अंदर आती है और उस लड़की के बगल में रखी चेयर को उठाती है और उस चेयर को घसीटते हुए देव के बगल में मिलाकर रख देती है। फिर वो खुद वहां आकर बैठ जाती है। वो एक नजर घूर कर उस लड़की को देखती है, फिर अपने बैग से अपनी किताबें निकाल कर गुस्से में डेस्क पर पटकती है। देव तारा की सारी हरकतें देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वही वो लड़की तारा को वहां देखकर गुस्से में आ जाती है और तारा को देखते हुए बोलती है, यू हैव नो मैनर्स तारा, कि ऐसे बिना परमिशन के तुम प्रोफेसर के केबिन में घुस आए हो और ऐसी हरकतें कर रही हो। तारा उससे कुछ भी नहीं बोलती। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि वो अपना गुस्सा उस लड़की पर नहीं उतारना चाहती थी। वो अपना सारा गुस्सा देव पर ही उतारना चाहती थी। वो सारे गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। तारा उससे कुछ भी नहीं बोलती। वो लड़की घूरकर तारा को देखने लगती है। तारा देव को उसे वहां से भेजने का इशारा करने को बोलती है। वो अपनी आंखों से ही उसको इशारा कर रही थी कि इसे यहाँ से भेजो। वो उसे गुस्से में घूर रही थी और इशारे से उसको ये भी बोल रही हो कि जैसे अगर इसे यहाँ से नहीं भेजा तो हम अपने रिश्ते की बात इसको बढ़ा देंगे, और फिर आपको पता ही है, इसे पता चला तो पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात पता चल जाएगी। देव लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। वो शांति से बैठा हुआ था। अब तारा के सब्र का बांध टूट रहा था। वो उस लड़की को देखते हुए बोलती है। वो गुस्से में नहीं बोलती है, वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, जिया, तुम साफ साफ देख रही हो कि मेरे यहाँ आने से, ऐसी हरकतें करने से और ऐसे इस तरीके से चेयर घसीट के प्रोफेसर के पास रखने से प्रोफेसर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही और उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बोला है। तो तुम्हें इसका मतलब समझ जाना चाहिए ना। जिया अब उसे कंफ्यूजन नजरों से देखने लगती है। वो मन में बोलती है, मतलब क्या, मतलब क्या प्रोफेसर और ये तारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तारा जैसे उसके मन की बात समझ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, यस ऑफ कोर्स, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तुम्हें नहीं पता, पूरी यूनिवर्सिटी को ये बात पता है और तुम्हें जानवी ने नहीं बताया। तुम तो जानवी की क्लोज फ्रेंड हो ना। उसने तुम्हें नहीं बताया। ओ माय गॉड, उसने अपनी क्लोज फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया कि हम दोनों रिश्ते में हैं। ओह गॉड। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलती है। वो उसे देखते हुए बोलती है, अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई तो चलो निकलो यहाँ से। बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई, और हाँ, आइंदा से प्रोफेसर के केबिन में आने से पहले जरा यूनिवर्सिटी के पॉपुलर सिद्धार्थ का पता लगा लेना कि वो कहाँ है। फिर उसके बाद हमारे प्रोफेसर के पास आना, समझी। अब निकल यहाँ से। जिया तारा को घूरते हुए बोलती है, यू। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोल रही थी कि तभी तारा चेयर से खड़ी हो जाती है और उसकी उंगली पकड़कर उसका हाथ मरोड़ देती है और उसकी कमर के पीछे लगाकर दांत पीसते हुए बोलती है, क्या यू लगा रखा है। आइंदा हमारे प्रोफेसर के पास आए या फिर उनके करीब आए या फिर उनसे बात करने की भी कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि दोबारा किसी लड़के के करीब आने के बारे में भी नहीं सोचोगी, समझी। अब निकलो यहाँ से। वो उसे धक्का देते हुए बोलती हैं। जिया गुस्से में तारा को घूरते हुए अपना बैग उठाती है और उस केबिन से बाहर चली जाती है। अब वो अपने कदम देव की तरफ बढ़ा देती है और उसकी चेयर पर पूरी तरीके से झुकते हुए उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर उसके चेहरे पर गहरी सांस छोड़ते हुए उससे बोलती है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इस बंद केबिन में किसी भी लड़की को बुलाने की, और समझते क्या है खुद को, आपको दिख नहीं रहा कि वो किस तरीके से बैठी थी, किस पोजीशन में बैठी थी। आपको तो बड़ा मजा आ रहा था ना, तभी तो आपने मेरी दी हुई रिंग निकालकर फेंक दी, ताकि किसी को भी पता नहीं चल कि आप कमिटेड है और आराम से लड़कियां आपको ताड़ सके, है ना। वो देव के ऊपर पूरी तरीके से झुकी हुई थी। वो गुस्से में देव को घूर रही थी। वो गुस्से में एक बार फिर उसे घूरते हुए बोलती है, आप समझते क्या है खुद को, पहले पूरी क्लास के सामने हम पर चिल्लाया, हमें डांटा और हमें क्लास से बाहर निकाल दिया और हमारी दी हुई रिंग भी उतार कर फेंक दी, और अब एक लड़की को, एक बदतमीज लड़की को, जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उसे आप अपने केबिन में आराम से पढ़ा रहे थे। पढ़ाना था तो क्लास में पढ़ाते, कैबिन में क्यों पढ़ा रहे थे। हम आपको पढ़ाने को मन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस केबिन में किसी भी लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, समझ गए। और
वो बोल ही रही थी कि तभी केबिन का दरवाजा नॉक होता है, लेकिन अंदर से कुछ आवाज नहीं आती है। तभी केबिन का दरवाजा हल्का सा खुलता है और उसमें से एक लड़की अपनी छोटी सी गर्दन डालकर अंदर देखती है। वो लड़की कोई और नहीं सिया थी। सिया देव और तारा को इतने करीब देखकर कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता था कि देव और तारा रिलेशनशिप में ही नहीं है, बल्कि वो दोनों पति पत्नी भी है। सिया विजय के बहुत क्लोज थी और ये बात विजय ने ही उसे बताई थी। सिया अंदर आ जाती है। तारा देव से थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है और घूरकर फिर देव को देखने लगती है। वो किसी से डरती नहीं थी कि किसी को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाए। लेकिन ये यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर ऐसे ही पहले से ही अफवाह हुई थी और अभी अगर और फैल जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी उसे इस वक्त थोड़ा अजीब लग रहा था। सिया अंदर जाकर अपना सर नीचे झुकाकर बोलती है, प्रोफेसर, आपने हमें बुलाया। देव उसे देखते हुए बोलता है, विजय कहाँ है? सिया अब अपनी नजर ऊपर उठाकर देव को देखती है। वो एक नजर तारा को देखती है, फिर वो अपनी निगाहें नीचे कर लेती है और बोलती है, प्रोफेसर, हमें नहीं पता कि विजय कहाँ है। वो उस दिन हमें सुबह घर ड्रॉप करके चला गया था और फिर हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया है। देव उसे देखते हुए बोलता है, सिया, झूठ मत बोलो, हमें अच्छे से पता है कि तुम्हें पता है विजय कहाँ है। वो उस रात के बाद कहाँ गया है, ये बताओ, क्योंकि हमें पता है कि वो उस रात अस्पताल तो नहीं आया था तो तुम्हारे साथ ही, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि वो सुबह कहाँ गया। देव की इतनी डरावनी आवाज सुनकर सिया अंदर तक कांप जाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांपने लगी थी। वो अपना गला तर करते हुए बोलती है, प्रोफेसर, वो विजय ने मना किया है आपको बताने से। देव उसे देखते हुए बोलता है, सिया, हमें उसकी फिक्र है। तुम्हें अच्छे से पता है कि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है और वो अकेला क्या कुछ कर ले तुम्हें भी नहीं पता। इसलिए बताओ कि वो कहाँ पर है। सिया को भी विजय की फिक्र हो रही थी। उस सुबह के बाद से उसकी विजय से बात नहीं हुई थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोलती है, वो अपने मुंबई वाले फार्म हाउस गया है। देव उसे देखते हुए बोलता है, सिया, फिर झूठ। वो अपने किसी भी फार्म हाउस में नहीं है। सच सच बताओ कि वो कहाँ पर है। सिया अब अपना सर उठाकर बोलती है, प्रोफेसर, हम सच बोल रहे हैं। उसने हमें यही बताया था कि वो मुंबई वाले फार्म हाउस जा रहा है। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ, उसने विशाखापट्टनम का जिक्र किया था। देव इस बार कुछ नहीं बोलता है। तारा सिया को देखते हुए बोलती है, अब तुमने बता दिया प्रोफेसर को सब कुछ, अब जाओ जल्दी से यहाँ से। सिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे वहाँ का माहौल देखकर पहले ही समझ में आ गया था। वो तारा का चेहरा देखकर अच्छे से समझ गई थी कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी और वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। इसलिए वो चुपचाप देव के केबिन से बाहर निकल जाती है। अब तारा एक बार फिर देव की चेयर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके तरफ झुकते हुए बोलती है, अभी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। आप समझते क्या है अपने आप को? हम आज ही यूनिवर्सिटी आए हैं, हमने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है और आप हैं कि आपने कल वाले दिन टेस्ट लेने के लिए कहा। हम कैसे टेस्ट देंगे? और आप टेस्ट की बात तो छोड़िए, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पहनी हुई रिंग उतारने की? देव, जो बहुत देर से तारा की सारी बातें मुस्कुराते हुए सुन रहा था, वो एक झटके में तारा को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। वो उसके कंधे पर अपनी चीन रखकर उसके कान के पास मैग्नेटिक वॉइस छोड़ते हुए बोलता है, किसने कहा कि हमने आपकी पहनाई हुई रिंग उतार दी है? आपकी रिंग तो अभी भी हमारे पास है, हमारे दिल के पास है। इतना बोलकर वो अपनी शर्ट के 4 बटन खोल देता है। तारा अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखती है। देव ने उस रिंग को लॉकेट बनाकर पहना हुआ था। देव तारा को अच्छे से उसकी कमर से पकड़कर उसे खुद से बिल्कुल सटाकर मैग्नेटिक वॉइस में बोलता है, जब देने वाली हमारे दिल के करीब है, तो फिर उसका तोहफा भी तो हमारे दिल के करीब होना चाहिए ना। देने वाली हमारी जान है, तो तोहफा भी जान से ज्यादा अजीज होना चाहिए। हमारी जान का दिया हुआ तोहफा कहीं खो ना जाए, इसलिए हमने अपनी जान से भी ज्यादा इस जान के दिए हुए तोहफे को संभाल कर रखा है। देव ये बोलकर मुस्कुरा देता है और तारा की गर्दन पकड़कर एक झटके में उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। वो लगातार उसके होठों पर किस किए जा रहा था। वो कब से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तारा के वो फड़फड़ाते चेरी जैसे होठ बार बार उसे किस करने के लिए उकसा रहे थे। इस बार वो अपना कंट्रोल खो देता है और तारा के होठों का अपना होठों में कैद कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वो लगातार उसे किस कर रहा था। वो तारा को एक झटके में घुमा देता है। अब तारा का चेहरा देव के चेहरे के सामने था।
वो दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों में किस ब्रेक नहीं होती। देव के हाथ तारा की कमर के इधर उधर थे। देव अपनी जगह से उठ जाता है और तारा अपने पैरों को देव की कमर पर लपेट लेती है। देव तारा को कमर से अच्छे से होल्ड कर लेता है और उसे लेकर आगे की तरफ कदम बढ़ा देता है। इस बीच में उनकी किस ब्रेक नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। देव तारा को लेकर गेट के पास आता है और केबिन को अंदर से लॉक कर लेता है। वो वही तारा को दरवाजे से सट्टा कर अभी भी उसे किस कर रहा था। उसके हाथ अब तारा की सैंडल पर थे। वो उसकी एक सैंडल को अपने एक हाथ से निकाल देता है और दूसरे हाथ से, जो तारा को ही होल्ड किया हुआ था। वो अभी भी तारा को किस कर रहा था। वो उसे फ्रेंच किस कर रहा था। वही वो अब दूसरे हाथ से तारा की सैंडल को निकाल देता है और एक बार फिर वो अपने दोनों हाथ तारा की कमर पर लपेट लेता है और उसे किस करने लगता है। वो उसे अभी भी किस कर रहा था और लगातार उसे किस किए जा रहा था। वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों ही उस किस में मदहोश हो गए थे। जैसे बहुत वक्त बाद दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों पर हो। दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों में उलझे हुए थे और खोए हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को होठों को शक कर रहे थे। देव अब तारा के मुंह के अंदर अपने जीभ हिंट कर लेता है और तारा की जीभ से खेलने लगता है। उसकी जीभ में अपनी जीभ फंसाकर उसकी जीभ से खेल रहा था। वो बार बार उसकी जीभ में अपनी जीभ फंसा रहा था और उसकी जीभ में अपनी जीभ फंसाकर अब उसे शक करने लगा था। तारा भी उसकी जीभ को शक कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को शक कर रहे थे। उस किस में इतनी मदहोशी छा गई थी। वहीं अब तारा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो देव की पीठ पर अपने नाखून गड़ाने लगी थी। उससे अब सांस नहीं ली जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा है कि वो मरने वाली है। देव उसके होंठों को छोड़ देता है और उसकी गर्दन पर आ जाता है। वो अब उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगा था। तारा ने एक व्हाइट कलर का एक पट्टी पर टिका हुआ क्रॉप टॉप पहना हुआ था और नीचे शॉर्ट्स कट पहने हुए थे। वो गहरी सांस ले रही थी।